हाँ, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जहां पे अभी हम तीन चीजों के ऊपर इसका यूज देखेंगे, जिसमें से पहले दो हमारे एनसीईआरटी के हैं एंड तीसरा वाला हमारा एनसीईआरटी का नहीं है। ठीक है, अब याद कीजिएगा क्लास 10th में जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर था उसके अंदर जो तीसरा एक्सरसाइज था एरिया ऑफ ट्राइंगल, वहां हम जो फॉर्मूला लिखे थे ना, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3, वो वाला फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला वाज एक्चुअली फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, और कैसे फाइंड आउट करना है गाइस, तो सोचो कि हमारे पास एक ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, लेट्स से x1 y1, फिर x2 y2, x1 y1, फिर x2 y2 और उसके बाद x3 y3। ठीक है, तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हुए हैं उस ट्रायंगल के। हमको क्या करना है, हमको उससे जो ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बन रहेगा ना, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको डिटर्मिनेंट वाला तरीका क्या बताता है, एरिया कहीं ना कहीं हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होगा, एक वैल्यू होगी ना। सो आप क्या करोगे, आप लगाओगे हाफ, फिर डिटर्मिनेंट आएगा। डिटर्मिनेंट में ध्यान से इस ऑर्डर को देखो, बड़ा सिंपल सा ऑर्डर है, x1 x2 x3। तो कहने के लिए हमने सारे x कोऑर्डिनेट्स को एक कॉलम में रखा है, अगले कॉलम में सारे y कोऑर्डिनेट्स को रखा है, और अगले कॉलम में 1 को रखा है कांस्टेंट। ठीक है, पहले पहले कॉलम में क्या है, सारे x कोऑर्डिनेट है, दूसरे कॉलम में सारे y कोऑर्डिनेट है, और तीसरे कॉलम में सारे 1 है। तो सो दैट अगर आप इसको एक्सपैंड करते हो, अगर आप इसको एक्सपैंड करते हो यूजिंग लेट्स से रो 1, कॉलम 1 मान लो, कॉलम 1। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 माइनस x2, अब x2 लगाए हैं तो y1 माइनस y2 हो गया, और प्लस x3 y1 माइनस y2। अब वही जो माइनस को अगर अंदर भेज दे, ये जो x2 के आगे जो माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को अगर हम अंदर भेज देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x1 y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस x2 y2, ओके आई डिड सम मिस्टेक ना, y1 माइनस y3 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो दिस वाज द फॉर्मूला। अब एक दो चीजें जो याद रखनी, जो आपको तब भी बताया जाता था कि कभी कभार जब आप ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के हेल्प से एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि एरिया का वैल्यू नेगेटिव आएगा, पॉसिबिलिटी है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक्चुअली नेगेटिव आएगा। बट क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, आप उसके माइनस साइन को हटा दोगे। ठीक है, आप उसके माइनस साइन को हटा दोगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, अब आपको ये ट्रायंगल का फॉर्म एरिया निकालना पता चल गया है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, जो आपको 3 पॉइंट दिया गया है, उस 3 पॉइंट के हेल्प से तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे थे, बट अगर वो तीनों पॉइंट कोलिनियर बन गए, तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, तो उस केस में ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर इफ d इज इक्वल टू 0, आपने एरिया कैलकुलेट किया, वैल्यू आ गई 0, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे फिर पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बन रहा था उसका एरिया 0 होगा, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स क्या थे, सारे के सारे पॉइंट्स कोलिनियर थे। ठीक है, बेसिक चीज है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कैसे कैलकुलेट करना उस ऑर्डर को याद रखना डिटर्मिनेंट के हेल्प से, और अगर d का वैल्यू 0 आता है तो आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है। आपको जनरली बोर्ड के अगर हिसाब से बात करें तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, जहां पे वो सिंपली आपको जो सबसे स्टार्टिंग में रहते हैं ना वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, तो वहां पे आपको 3 पॉइंट्स दे देंगे, 3 पॉइंट्स देकर वो आपको या तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए देंगे, या फिर 3 पॉइंट्स में से एक जगह पे k होता है और वो बता देगा कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो वहां पे भी हम सीधा डिटर्मिनेंट लगाते हैं, इक्वल टू 0 करके वहां k का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। तो अब हम अगर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं, हम यहाँ पे इस तरीके से, सॉरी, हम यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन का
इक्वेशन निकालना चाहते हैं जहां पे ये हो गया x1 y1 और ये पॉइंट है मान लीजिए x2 y2। अब इसको ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन तो बन रहा है भाई, हमको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना होगा। ठीक है, हमको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा पहले इसके ऊपर का एक रैंडम पॉइंट लिया जा रहा है, मान लीजिए p, रैंडम पॉइंट लिया जा रहा है मान लीजिए p जिसके कोऑर्डिनेट से x, y। अब क्योंकि हमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो x और y के टर्म्स में निकालोगे। तो अभी फिलहाल हमने मान लिया कि चलो भाई मेरे रैंडम पॉइंट है x, y। अब ये तीनों पॉइंट्स क्या है, लेट्स से दिस इज पॉइंट a, दिस इज पॉइंट b। तो अल्टीमेटली तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है कि नहीं, कोलिनियर, तीनों की तीनों पॉइंट सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो उस केस में इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे तो वैल्यू क्या निकल कर आनी चाहिए, इट शुड कम आउट टू बी 0, राइट, इट शुड कम आउट टू बी 0। आपको ये दिख रहा होगा कि यार यहाँ पे हाफ मिसिंग है, तो हाफ इंटू डिटर्मिनेंट, क्योंकि अब हमें पता है कि इसका वैल्यू 0 होना है, तो आप ये कह सकते हो कि इस हाफ को क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड भेज दिया गया। तो वो हाफ अगर आप नहीं भी लिखोगे तो मैटर नहीं करेगा, आपको सिर्फ क्या दिखाना है, आपको दिखाना है कि इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। एंड अगेन द ऑर्डर इज सेम, अगर आप देखोगे तो सारे पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स, सारे पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पे 1 लिखे हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड थिंग। आदर्श पूछ रहा है सर डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते क्या बोर्ड्स में। आदर्श क्वेश्चन मतलब जैसे मैंने बताया कि आएगा भी तो एक नंबर के लिए आता है, और आपको 3 पॉइंट्स दे देंगे और पूछेगा बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, तो वहाँ पे लोग फटाक से डिटर्मिनेंट लगा के वैल्यू लिख देते हैं, बिकॉज 1 मार्क का है तो एक लाइन के अंदर ही हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट जरूरत भी डिटर्मिनेंट भी शो नहीं करना होता है, आप वहाँ पे सीधा डिटर्मिनेंट रफ में कैलकुलेट करके भी वैल्यू लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट, अगर तीनों पॉइंट्स, तीनों लाइंस अगर कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट का मतलब होता है दे आर पासिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, दे आर पासिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो इमेजिन कीजिए इट्स समथिंग लाइक लेट्स से ये वाला हो गया, ये वाला हो गया एंड ये वाला हो गया। तो इस केस में क्या है कि ये तीनों जो लाइंस हैं ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट से पास कर रही है। तो अगर ये चीज ट्रू होगा, ठीक है, ये सब स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में पढ़ाया होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो अगर ये तीनों चीजें ट्रू होनी है तो उस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है। ये डिटर्मिनेंट में आप x के कोफिशिएंट्स फर्स्ट कॉलम, y के कोफिशिएंट सेकंड कॉलम और कांस्टेंट्स को थर्ड कॉलम में लिखते हो। ठीक है, तो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। शिवम पूछ रहा है कि सर बोर्ड्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड फॉलो करेंगे कि वो जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, शिवम ये वाला यूज करोगे डिटर्मिनेंट वाला। ठीक है, क्योंकि आपको वो जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो 12th के बेसिस पे होता है, तो अगर ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट चैप्टर का है उसमें प्रॉपर एक्सरसाइज है तो हम स्ट्रेट लाइन में जो हमने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा था हम उसका यूज नहीं करेंगे। आप उसका यूज अपना आंसर को वेरीफाई करने के लिए कर सकते हो, बट सॉल्व वहां जो सॉल्यूशन दिखाओगे उस सॉल्यूशन को दिखाने के लिए आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड ही फॉलो करोगे। ठीक है, ओके, तो क्या क्या चीजें देखी हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करना है, अगर एरिया कोलिनियर है पॉइंट्स तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। दूसरा, अगर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डिटर्मिनेंट के हेल्प से कैसे निकालेंगे। तीसरा, तीनों लाइंस, 3 लाइंस अगर है और तीनों कॉन्करेंट है तो उस केस में उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो इस 3 छोटे इंफॉर्मेशन, स्पेशली खाली पहले 2 इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, दैट इज अ वेरी इजी एक्सरसाइज। नेक्स्ट, यहां से हम अब थोड़ा सा बात करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, कैसे हम एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए हमको जानना है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। आई थिंक थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर या नॉन सिंगुलर आप कैसे बताओगे, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो उस केस में वो सिंगुलर होगा, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है तो वो नॉन सिंगुलर होगा। जैसे कि मतलब शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है, फॉर फॉर एनी स्क्वायर फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए,
if determinant A is equal to 0, then it is a singular matrix, and if determinant A is not equal to 0, then it is not a singular matrix. नॉन सिंगुलर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो बस हम किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऊपर डिसाइड करते हैं। ये क्यों पढ़ रहे हैं तो ये अभी अगले स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। तो अगला स्लाइड है वैसे, अच्छा इसके अगले में पता चलेगा, सॉरी। तो ये है कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। कोफैक्टर आपको ऑलरेडी पता है, हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर की स्टार्टिंग ही कोफैक्टर से की थी। तो अभी हम देखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स, नाम से ही कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो रहा होगा कि एक मैट्रिक्स होगा जिसमें कोफैक्टर्स इन्वॉल्वड है। तो व्हाट इज अ कोफैक्टर मैट्रिक्स, लेट्स लर्न द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कह रहा है लेट Aij बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, यहां पे देखिए, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग each element of A by corresponding cofactor is called cofactor matrix of A। तो जब आप एक मैट्रिक्स, आपको अगर दिया हुआ है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके अंदर के हर एलिमेंट के जगह पे अगर आप उसको, उस एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करते हो, तो जो नया मैट्रिक्स मिलता है हमें, उसको बोला जाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक मेरे पास मैट्रिक्स है ए, और इसके अंदर लेट से एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो A11 A12 A21 A22, तो ये मेरा ओरिजिनल एक कोई मैट्रिक्स था। अब मुझको अगर इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है, अगर मुझको इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है, लेट से मैं उसको नाम दे देता हूं C। तो अब जो C मैट्रिक्स निकल कर आएगा वो कैसे निकल कर आएगा, तो आप A11 के जगह पे, A11 के जगह पे उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करोगे C11, A12 के जगह पे किससे रिप्लेस करोगे C12, A21 की जगह पे आएगा C21 और A22 की जगह पे आएगा C2, ठीक है। तो ये होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, प्लेन एंड सिंपल, और कुछ नहीं है। आगे आते हैं बात एडजॉइंट मैट्रिसेस की। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो एडजॉइंट क्या लिखा हुआ है यहां पे, द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो ए का जो आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया है, जब आप उसका ट्रांसपोज लेते हो तो आपको क्या मिलता है, एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, मान लो कि मैंने उसको नाम दे दिया एम, ठीक है। एम माइनर नहीं लिख रहा हूं भाई, लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूं बी, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने बी मैट्रिक्स का नाम दिया। ये बी मैट्रिक्स एक्चुअली में क्या होगा, तो ऊपर जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है सी मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज होने वाला है, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होने वाला है। तो यहां पे आएगा C11 C12 C21 C22, इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा। और ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, तो हम पहला रो को पहला कॉलम बना देते हैं, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना देते हैं। तो फर्स्ट रो इज C11 C12, वो मेरा पहला कॉलम बन जाएगा। सेकेंड रो इज C21 C22, वो मेरा दूसरा कॉलम बन जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है। तो जब आप हर एक एलिमेंट की जगह पे, एक ओरिजिनल स्क्वायर मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट के जगह पे अगर उसके कोफैक्टर्स को डालते हो तो आपको मिलता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। और एडजॉइंट क्या होता है, तो वही कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो जो मेरे पास नया मैट्रिक्स निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। यही चीज यहाँ पे सिंबल्स की हेल्प से लिखा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। सो क्या क्या चीजें हमने देख ली, हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जिसके ऊपर आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 बेस्ड है। अब हमने फिर देखा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा किसी भी मैट्रिक्स के लिए, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बुलाएगा, और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा।
फिर हमने कोफैक्टर एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स देखा है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो सिली मिस्टेक करते हैं वो होता है कोफैक्टर्स और एडजॉइंट निकालने में। आदर्श पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्ट मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ए एंड सी का ट्रांसपोज। आदर्श एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है यार। अल्टीमेटली व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे निकाले हम, तो एडजॉइंट इज बेसिकली द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ना, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर। अब सीधा एडजॉइंट पे आएंगे तो थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए बीच में कोफैक्टर मैट्रिक्स मैंने डाला हुआ है। कोफैक्टर सर मैट्रिक्स बोलकर कोई चीज एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ सर, तो इसमें बी का क्या रोल हुआ? बी क्या है आपका, सी वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। और रोल इन द सेंस आगे हम इनवर्स निकालेंगे ना, तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमको दो चीजें चाहिए होती है, एक उसका एडजॉइंट और एक उसका डिटर्मिनेंट, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। Okay. हाँ तो गाइस सबसे पहले एक छोटा सा काम किया जाए, टास्क आपको मैं यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिख के देता हूँ, आप उसका कोफैक्टर और एडजॉइंट दोनों निकालिएगा। ठीक है। फाइंड, और सिर्फ मैं कितना 5-6 मिनट का टाइम दूंगा। तो फाइंड द cofactor and adjoint cofactor and adjoint matrix of, यहाँ पे क्योंकि सिली मिस्टेक खूब होता है लोगों से, एक 2x2 का दे देता हूँ, लेट्स से 2 4 6 7, और एक यहाँ पे दे देता हूँ ठीक है। तो चलिए आपको मैं टाइम दे रहा हूँ लगभग 6 मिनट का। 6 मिनट में जल्दी से आप इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखिए और एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखिए दोनों का।
ओके, आई थिंक पहला वाला तो ये लोगों ने कर लिया होगा, तो मैं जल्दी से फर्स्ट वाला कर लेता हूँ ना, आप अपना सॉल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो लेट्स से दिस इज आवर ए मैट्रिक्स, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये तो आप लोगों को बताया हुआ था, सिंपल सा 2x2 में क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं। तो 2 7 जो है वो अब 7 2 बन जाएगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज होता है बस, तो वो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं, तो इसका एडजॉइंट क्या होता है, तो इस चीज का ट्रांसपोज है, राइट। तो फर्स्ट रो में हमको 7 और -4 दिख रहा है, वो मेरा फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, और फिर -6 और 2 मेरा सेकंड रो में, वो मेरा सेकंड कॉलम बन जाएगा। सर वहाँ पे -4 कैसे आया, -6 ना होगा को फैक्टर में? को फैक्टर में कहाँ पे कह रहे हो आप? सर प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर यहाँ तो अच्छा अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट एडजॉइंट ना, था ठीक है ठीक है। एक्चुअली एडजॉइंट, वो सीधा मैं एडजॉइंट वाली चीज़ ये कर रहा हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे तो -6 एंड -4 रहेगा। ओके, सो आई थिंक त्रिपुरारी, आवाज जा रही है तुम्हें? त्रिपुरारी एक बार यस नो करना तो अनम्यूट करके। जा रही है, सॉल्व किए हो? 3x3 का को फैक्टर निकाले होगे ना, बताओ। मैं आपसे को फैक्टर पूछ रहा हूँ, आपने -10 लिखा है। Tripurari, either you unmute or I'll keep you out here, because I think this has been going on for the past few days. You're not paying attention to the class, so I don't think you deserve to be in the class. Fine. कोई रिस्पॉन्स नहीं इसकी तरफ से। अभी नलायक ये लास्ट क्लास से कोई लेना देना नहीं है इसका, आज पहली क्लास में कर रहे हैं, ठीक है। और अगर तुम लास्ट क्लास में नहीं थे तो मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड की हुई है, उसको देखे होगे ना, या मुंह उठाए बैठ गए यहाँ पे? आई थिंक ये नहीं लगता त्रिपुरारी की हद से ज्यादा नालायकी हो रही है तुम्हारे एंड से? अगर कुछ इशू है घर पे, ठीक है, तो बताओ, वी कैन कंसीडर दैट। बट अगर कोई इशू नहीं है, बस तुम्हारी नॉन सीरियसनेस है, तो ट्रस्ट मी, आई डोंट केयर इफ यू स्टे हियर, ठीक है ना। आई एम रिमूविंग यू, जाओ पढ़ाई करो, तुम्हारे जैसे नालायकों की यहाँ पे जरूरत नहीं है। रविशंकर बताना तो, को फैक्टर निकाले होंगे ना? हाँ, इसका इसका को फैक्टर क्या निकला है बताओ? 5। कैसे निकला है 5? ओ अपने से 5 डायगोनल एलिमेंट एक्सचेंज।
कोफैक्टर निकालना हमने आज सीखा है, आज सीख रहे हैं क्या हम लोग? तुम्हें भी निकालता है, तुम पढ़ाई करते हो नहीं। आनंद, यस सर। आनंद राज कोफैक्टर निकाल चुके हो? आनंद राज, आनंद राज, ये तो पता नहीं कहाँ गया हुआ है, इसका इंटरनेट था वो, ये अपने नानी के उधर गया हुआ है जहाँ पे इंटरनेट है नहीं, पढ़ाई लिखाई छोड़ रखा है इसने। ओके, तो चलो गाइस देखते हैं आगे का पार्ट। सिद्धांत, कैलकुलेट किए हो? ये भी एक है जो पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है। तो बताओ मेरे को, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? पहला रो का तो निकाल चुके होगा अभी तक, बताओ। पहले रो का बताओ, ये तो सही बताए हो, ये इसने 44 बताया। उसके बाद यहाँ पे -24 होगा, -24। ठीक है, चलो तो ये कर रहा है। अब मेरे पास चैट में जैसे कि निधि ने मेरे को भेजा हुआ है और अंजन ने भी भेजा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये अंजन, आई थिंक गलती किए हो क्या कुछ? शायद अंजन आपके आंसर्स में गलती है। 44 तो दिख ही नहीं रहा मेरे को आपके आंसर में कहीं पे भी। सो आद्या ने जो भेजा हुआ है मैं उसको सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ, रो 1 के अलोंग। वो एडजॉइंट भेजे थे आपको। हाँ समझ रहा हूँ मैं। अंजन, आप भी बहुत सिली मिस्टेक करने लग गए हो लास्ट कुछ दिनों में, आपको ये चीज रियलाइज हुआ होगा। निधि, आई थिंक आपके भी आंसर्स में खूब गलतियां हैं। निधि, आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा वीक है, हाई लेवल छोटी छोटी गलतियां बहुत करते हो, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हो लेकिन सिली मिस्टेक भर भर के करते हो, पेट भर के, मतलब प्लीज लुक इनटू इट। सो आई एम राइटिंग द वैल्यूज जो मुझे लेट्स से आध्या ने भेजा हुआ है, ठीक है। तो मैं सीधा एडजॉइंट लिख रहा हूँ, एडजॉइंट सही होगा मतलब कोफैक्टर भी सही होगा। तो 44 -24 and then we have a 16. Guys, these are the questions which I expect कि you guys are preparing for JEE ना, तो आपका स्पीड इसके मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए। Let me tell you that जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी आज डिटर्मिनेंट्स की लास्ट क्लास थी, अभी उनका 10 DSS रहेगा। भले ही वो आपके मुकाबले कम कर रहे हैं बट आपको उनके स्पीड के साथ कोप अप करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास एडजॉइंट आया है, एक बार वेरीफाई कर लो बाकी लोग। दीप, राघवेंद्र, इज दिस करेक्ट? सर माइनस वहां पे नहीं होना चाहिए, मेरे में पे? दो थोड़ा 18 में जो माइनस है वो माइनस नहीं होगा, और सर -8 ये सेकंड वाले थर्ड कॉलम वाले में -8 होगा। आप कह रहे हो कि यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए और यहाँ पे और यहाँ माइनस होना चाहिए। माइनस होना चाहिए। देख लेते हैं। और तो
ये आपको A21 का देखना है। तो 25 माइनस 7, तो 25 माइनस 7 इज योर 18, बट वो नेगेटिव है तो माइनस 18। ठीक है यार। A21 का को फैक्टर माइनर, आप माइनर के साथ कंफ्यूज करो। माइनर का वैल्यू 18 है लेकिन को फैक्टर का वैल्यू माइनस 18 होगा। इसके बाद ये आ गया A32 है ना इधर, तो हमको वहाँ पे A23 को देखना है। तो 7 2 टू द -4 -8 हो गया, और क्योंकि उसका हम को फैक्टर देख रहे हैं तो +8, तो ये भी ठीक है। आप दोनों में माइनर को देख रहे हो, सर थर्ड रो वाला फर्स्ट एलिमेंट देखिए ना, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो। मतलब ये -16 की बात कर रहे हो? यस सर। अच्छा, तो -16 ये आपको वहाँ पे 1 3 को देखना है। आप क्या करो ना, IJ को पलट लो। अगर आपको कभी भी वेरीफाई करना है तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, वहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को देखिए। देख आकाश, अगर मैं इसको और इसको हटा देता हूँ तो क्या बचा? 5 × 2 -10 -10 -6 कितना हुआ? वो हो गया -16, है कि नहीं? अगर आप इसको हटा देते हो तो आपके पास क्या बचा? हेलो हेलो ये सर, बचा। हाँ आनंद, ज्वाइन करने में तो -16 वहां पे चल जाएगा ना, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में। वही कह रहा हूँ। तो और देखो -16 सही जगह तो लिखा हुआ है। को फैक्टर की बात नहीं कर हेलो रहा, ये सीधा एडजॉइंट लिखा हुआ है। सर आकाश, हाँ आनंद बोलो। सर मोबाइल का स्विच ऑफ हो गया था सर, चार्ज में लगाए थे, अचानक लाइन ही कट गया, फिर उसका स्विच ऑफ हो गया। क्या बोल रहे थे आप? नहीं सुने सर, एक बार रिपीट करिए ना। आनंद, लेकिन ये आई नाम थिंक, लिए थे। हाँ लास्ट कुछ दिनों से आपका अटेंडेंस कह लो, क्लास में जितना टाइम आप प्रेजेंट रहते हो उसको कह लो, ये बहुत गिर चुका है। और ये मैंने भी ऑब्जर्व किया और सौरभ सर ने भी ऑब्जर्व किया। आई थिंक सौरभ सर ने वैष्णवी से बात भी की थी इसके ऊपर। आप शायद अपनी नानी के घर पे गए हो जहाँ पे नेटवर्क का यस इशू है। सर, यस सर। बट अल्टीमेटली इससे आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। आई थिंक DSS में भी आप ज़्यादा टाइम नहीं रुके थे, जो हमने लास्ट वीक का DSS लिया था। और आई एम श्योर कि आपने शायद पूरे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किए होंगे, फिर बुक्स वगैरह भी नहीं लेकर गए होंगे। तो बुक्स ये लिए हैं जो सर, कॉपी लिए हैं सर। तो सॉल्व किए थे DSS के पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपने? यस सर। अच्छा, तो थे नहीं DSS में, डाउट वगैरह नहीं था? सर थे लेकिन पूरा नहीं थे सर, जहाँ तक हमको डाउट वहाँ तक का हो गया था, फिर उसके बाद हम लेप कर दिए थे सर। अच्छा, तब ठीक है, तब ठीक है। ओके आकाश एंड बाकी लोग, ये जो दिख रहा है ना, ये सीधा एडजॉइंट लिखा हुआ है, ये को फैक्टर नहीं लिखा हुआ है, ये सीधा एडजॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है आकाश, आप अपना एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स इसके साथ वेरीफाई कीजिए। आई थिंक यहाँ पे बाकी लोगों को प्रोसेस समझ में आ गया कि ये कैसे काम करता है। बढ़े फिर आगे। ओके, 42 मिनट्स हो चुके हैं, बाकी 42 मिनट्स में बाकी चीजों को खत्म करते हैं। एडजॉइंट निकालना सबको पता चल गया क्या? रिया, पता चल गया आपको? यस सर। ठीक है, शिवम क्लियर है कैसे निकालते हैं एडजॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, अब बिफोर मूविंग फर्दर, एक छोटी सी ट्रिक जो आप याद रख सकते हो कहाँ पे, 2x2 मैट्रिसेस के लिए। आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स जो था ये वाला, ठीक है 2 4 6 7, जब हमने इसका एडजॉइंट निकाला तो इसका एडजॉइंट क्या आया? 7 -4 -6 -2। तो अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करें तो हुआ क्या, जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना ये इंटरचेंज हो गए। तो 2 और 7 की जगह देखो ये क्या हो गया, 7 2 हो गया। और अगर हम नॉन डायगोनल की जगह पे देखें तो ये 4 और 6 दिख रहा है, ये क्या बन गया अब? -4 और -6 बन गया, राइट? सो विद दिस सिंपल ऑब्जर्वेशन आपकी एनसीईआरटी का ये कट किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 गिवन बाय A11 A12 A21 A21 A22। अगर आप इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हो, एडजॉइंट ऑफ A, तो आपको क्या करना है? प्रिंसिपल डायगोनल्स को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज मतलब वैल्यू नहीं, बस पोजीशन इंटरचेंज करना है। और बाकी वाले जो है, जो कह सकते हो नॉन प्रिंसिपल या नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट जो है, उसमें साइन चेंज करना है। तो अगर A12 का पहले जो भी वैल्यू था उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा इसका एडजॉइंट ये मिलेगा फिर, ठीक है, इसका एडजॉइंट ये वाला मिलेगा। देख सकते हो A22 यहाँ पे है, A11 यहाँ पे है। आई थिंक थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये चीज, यहाँ लिख देता हूँ A22
A11 ऐसे आ जाएगा, इसके बाद माइनस A12 एंड माइनस A21 यहां आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आनंद, एक नंबर के लाएगा बिल्कुल लिख देना, आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको, आपके एनसीईआरटी का ही तो है ये। हाँ, सिर्फ 2x2 पे वैलिड है, दिस इज ओनली फॉर अ 2x2, नो नॉट फॉर 3x3। नेक्स्ट, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर, और यहीं पे अब हमारा मेन पार्ट कह सकते हो जेई का जो टिका हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन एडजॉइंट। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो आपके एनसीईआरटी में भी है, दैट इज A into adjoint of A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास अगर एक, अच्छा यहाँ पे A क्या है, तो A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आप उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, या फिर या तो प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो या पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, हमें ये पता होना चाहिए ये ऑर्डर जो है, बिकॉज A इज ऑल्सो मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ A इज ऑल्सो मैट्रिक्स, तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो वी आर डूइंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और यहां भी देख रहे हो तो वी आर डूइंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ, और हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के दौरान ये देखा था कि A इंटू बी, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है जनरली वो B इंटू ए के बराबर नहीं होता है, बट इन दिस पर्टिकुलर केस फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A, जब आप उसको उसके एडजॉइंट के साथ चाहे प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों ही केस में वो वैल्यू जो निकल कर आएगी ना, जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा, दैट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। तो आप ध्यान से देखो, इस इक्वालिटी में तीन जगह है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तीनों जगहों पे मैट्रिक्स ही लिखा हुआ है, तीनों जगह पे मैट्रिक्स ही लिखा हुआ है। ये कह सकते हो कि डिटर्मिनेंट A जो एक नंबर होगा, तो उसको कॉमन लेके बाहर निकाल दिया गया था, यहाँ पे कॉमन लेके बाहर निकाल दिया गया था, और हमारे पास बचा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है ये बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये सबसे पहला हमारा फॉर्मूला बनता है। ओके, अच्छा, इस फॉर्मूला पे एक और चीज, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर जब हमने मैट्रिक्स चैप्टर किया था और वहां पे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालते थे, तो हमने इसका यूज किया था, याद है आप लोगों को? कितने लोगों को याद है? AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, क्या होता था इसमें? एनीवन, कोई भी अनम्यूट करके बताए। सर हम लोग अगर रॉ मेथड से करते थे तो AB इज इक्वल टू सर आई, सॉरी सर, A इज इक्वल टू IA लिख देते थे, और फिर सर A को हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल कर लेते थे, फिर जो भी आता था वही इन्वर्स हो जाता था। तो मतलब कहीं ना कहीं लास्ट में हमारे पास इस तरीके का सिनेरियो बनता था ना, जहां पे हम कहते थे कि अगर एक मैट्रिक्स A को आप B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, या फिर B को A के साथ मल्टीप्लाई करते हो, दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों की वैल्यू आ रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उस केस में हम बोलते थे A इनवर्स का वैल्यू B के बराबर है, या फिर B इनवर्स का वैल्यू A के बराबर है, या राइट, A और B वहां पे एक दूसरे के इनवर्स की तरह काम करते थे, याद है आप सबको? तो अगर आप इसको थोड़ा सा रिलेट करोगे ऊपर वाले एक्सप्रेशन के साथ, ऊपर वाले एक्सप्रेशन के साथ रिलेट करोगे तो कुछ सिमिलर नहीं ऑब्जर्व हो रहा है आपको? कहां पे दिक्कत कहां हो रही है? बस वो एकदम लास्ट में आई के साथ एक नंबर लगा हुआ है, डिटर्मिनेंट इज अल्टीमेटली अ नंबर, तो आई के साथ कहीं ना कहीं एक नंबर लगा हुआ है। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे, या मान लो कि हमने डिटर्मिनेंट एक और LHS में भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज समथिंग लाइक A इंटू
A into adjoint of A divided by determinant of A is equal to adjoint of A divided by determinant of A into A is equal to I. मैथमेटिकली तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, एक तरीके से कह सकते हो कि पूरा जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैंने डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर दिया, पूरे इक्वेशन को मैंने डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर दिया, वो एक नंबर है, राइट, एक नंबर है। तो अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो सिमिलर एक्सप्रेशन ऑब्जर्व कर पा रहे हो। ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि B की जगह पे क्या आ गया है, B की जगह पे आ गया है एडजॉइंट A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट A, राइट। B की जगह पे क्या आ गया है, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट A। तो और हमें पता है कि B हमारा होता क्या था, तो B होता था हमारा A का इनवर्स। हाँ राघवेंद्र बोलो, अनम्यूट करो। सर अगर A सिंगुलर हुआ तो? A सिमिलर हुआ तो मतलब, अच्छा सिंगुलर की बात कर रहे हो ना, अच्छा उस पे हम थोड़ी देर में आते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो सिंगुलर होगा तो इनवर्स नहीं निकाल पाओगे, याद है हम लोग। अच्छा सबसे पहले तो आई थिंक सबने ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये B की जगह पे एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि कंपेयरिंग B इज इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट A बन रहा है। एंड B हमारा होता क्या था, B होता था हमारा A का इनवर्स, राइट, B होता था हमारा A का इनवर्स। तो इम्प्लाइज हम ये कह सकते हैं कि हमारा A का इनवर्स क्या बना, तो हमारा A का इनवर्स बना एडजॉइंट A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट A। B का इनवर्स बना, सॉरी A का इनवर्स बना हमारा एडजॉइंट A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट A। अब ऑब्वियस सी बात है, जो चीज राघवेंद्र ने ऑब्जर्व किया कि अल्टीमेटली A इनवर्स तो एक मैट्रिक्स है यार, और हम उसको लिख रहे हैं किसके बराबर, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट A। अब जो डिनोमिनेटर है दैट इज अ नंबर, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। नाउ व्हाट इफ दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0? अगर वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो इनवर्स हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैथ्स में कोई भी चीज 0 से डिवाइड करने का डेफिनेशन है ही नहीं, कैसे डिवाइड करना है, इट इज अनडिफाइंड, राइट। तो एक यहां से हमको और कंडीशन क्या पता चल गया, यहां से हमको ये कंडीशन पता चल गया कि the condition for A inverse to exist, the condition for A inverse to exist is determinant A should not be equal to 0. That is, A should be a non-singular matrix. A should be a non-singular matrix. I hope this is clear to everyone. अब याद करो, एलिमेंट्री ऑपरेशन में आपको बोला जाता था ना कि जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं और कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो आप वहीं पे रुक जाना, क्योंकि वहां पे फिर आप इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। बताया जाता था कि नहीं? क्यों बताया जाता था? क्योंकि जब एक मैट्रिक्स के सारे रोज या सारे कॉलम 0 हो जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0, राइट। क्योंकि उस रो के अलोंग अगर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो प्लेन एंड सिंपल 0 आ जाता है। इसीलिए वहां पे जब एलिमेंट्री ऑपरेशंस की बात की जाती थी और जो कंडीशंस लगाए गए थे कि आप एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हो और सारे रो या सारे कॉलम 0 हो जाते हैं तो वहीं पे रुक जाना क्योंकि उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, दैट वाज एक्चुअली बिकॉज बेस्ड ऑन दिस डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता है और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया और उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। Am I clear guys? रिलेट कर पा रहे हो चीजों को? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अल्टीमेटली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो व्हाट इज ए इनवर्स, तो दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना अब आपको आता है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना भी अब आपको आता है, ठीक है। तो एक छोटू सा क्वेश्चन करे क्या, जस्ट टू यू नो एक बार वो आइडिया अपने दिमाग में क्लियर हो जाए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक छोटा सा 2x2 का मैट्रिक्स देता हूं,
आप बस उसका बता देना कि डिटर्मिनेंट का उसका इनवर्स सर कितना होगा। ऊपर जो आप स्टेटमेंट लिखे थे a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू ai, सर वो कहाँ से आया है? और ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है, इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। ये कहने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है जो एडजॉइंट के ऊपर के हैं, ठीक है, ये मैं आपको अभी प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। क्लियर है? अब मैंने प्रूफ रखा भी हुआ है वैसे। सबसे पहले फाइंड, छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट कि आप लोग जल्दी से वो प्रोसेस को अपने दिमाग में क्लियर कर लो। फाइंड ए इनवर्स इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। बताओ, अगर ये मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स कितना होगा?